हाँ तो बच्चों, राधे राधे। देखो, पिछले क्लास में हमने एक पेपर डिस्कस किया था, उसमें 20-22 सवाल डिस्कस किए। इस वाले में भी मैं कुछ सवाल डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 100% यहाँ से सवाल आएंगे, जो भी बच्चे इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो देखो, ये पहला सवाल है, द रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है कि ये CO2 यानी COH ग्रुप इंटैक्ट है, एज इट इज है। किसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर? सिर्फ कीटोनिक ग्रुप का रिडक्शन हो रहा है। तो NaBH4 क्या करता है, इसको रिड्यूस कर देता है कीटोन को अल्कोहल में, और ये CO2H को टच नहीं करता है। सिमिलरली LiNH4 दोनों को रिड्यूस करेगा OH में। H3B THF किसको रिड्यूस करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है अल्कोहल में। तो ये अमलगमेटेड जिंक एंड HCl ये CO को CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करता है, यानी कि ये वाला जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है? क्लीमेंसन रिडक्शन। रिएक्शन कौन सा है ये? क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा आंसर? डी हो गया इस वाले सवाल का। कुछ देखना ही नहीं है कि रीजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी रीजेंट है, आप एक टेबल बना लो और देख लो कि कौन कौन सा रीजेंट किस किस को रिएक्ट करता है, या किस रिएजेंट मतलब किस सबस्टेट को और किस प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट करता है। अब अगला सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये क्या कह रहा था? मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, BD3THF H2O2NaOH। तो रिएक्शन क्या है? हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कैसा रिएक्शन होता है ये? सिन एडिशन। सिन एडिशन होता है वाटर मॉलिक्यूल का। वाटर मॉलिक्यूल मतलब कि यहाँ पर बोरेन या डाइबोरेन B2H6 या BD3BH3, इससे क्या आता है? हाइड्रोजन आता है। और H2O2 से क्या आता है? यहाँ पर OH ग्रुप आता है। और एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि जो मोस्ट हिंडर्ड कार्बन एटम है वहां पर तो हाइड्रोजन आएगा, और जो लीस्ट हिंडर्ड कार्बन है वहां पर क्या आएगा? OH आएगा। और सिन एडिशन है, यानी कि OH और डी। डी तो इससे आएगा और OH इससे आएगा। वो दोनों किस साइड पर रहने चाहिए? सेम साइड पर रहने चाहिए। तो आंसर क्या हो गया आपका? देख लो कि सिंपली आंसर क्या हो गया, ये बी आंसर हो गया। ठीक है ना? देखने में ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं हमें। ठीक है ना? अब देखो, ये प्लस माइनस भी दिया है। प्लस माइनस में क्या है कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं रहेंगे। क्या रहेंगे? बेसिकली डाई एस्टीरियोमर्स रहेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, अगला सवाल। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, CHO कॉन्सेंट्रेटेड NaOH दे रहा है, यानी कि हमारे पास दो एल्डिहाइड ग्रुप है। तो क्या हो गया? इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रामोलिक्यूलर कौन सा रिएक्शन है ये? इंट्रामोलिक्यूलर केनियारो। इंट्रामोलिक्यूलर केनियारो रिएक्शन। तो एक एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, एक का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। यानी कि एक तो CONA में कन्वर्ट होगा और दूसरे वाला CH2OH में। यानी कि एक CONA बनाएगा, एसिडिफिकेशन है नहीं, सिर्फ रिफ्लक्स दिया हुआ है, और दूसरे वाला CH2OH हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन चेक कर लो कि ये वाला CONA हो गया, ये CH2OH हो गया। तो सिंपली आंसर क्या आ गया आपका? ए आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट वन, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पोटेशियम की जब ऑक्सीजन के साथ में डायरेक्ट रिएक्शन हो जाती है और एक्सपोजर टू एयर, तो क्या बनाता है? ये सुपर ऑक्साइड बनाता है। दिस इज सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड क्या बनेगा? यहाँ सुपर ऑक्साइड बनेगा। ठीक है? सिंपली तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ये NCERT से उठाया हुआ सवाल है।
एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऑलरेडी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following option is best suited for effecting the transformation। यहाँ पे सिर्फ CHO, ठीक है ना, इज कन्वर्टेड टू CO2H, तो MnO2 लेंगे तो दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा। DMSO, ये भी CHO को ऑक्सीडाइज करेगा, OH को भी करेगा इसके साथ। तो बेस्ट रीजन क्या है? ये टॉलेंस रीजन। ये क्या है यहाँ पर? दिस इज द टॉलेंस रीजन। Ag2O NH4OH, या क्या ये AgOH है? तो सिंपली क्या है ये? टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट किसको ऑक्सीडाइज करता है? CHO ग्रुप को। इस वाले को COH में कन्वर्ट कर देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये डी। आंसर क्या आ गया आपका? सिंपली डी इज द आंसर। इज इट क्लियर? एल्डिहाइड का टॉलेंस रिएजेंट के साथ में जो टेस्ट है। और देख लो आगे, नेक्स्ट रिएक्शन में देखें हम। नेक्स्ट, among the following compound that form the strongest hydrogen bond। देखो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर एसिडिक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात करता तब तो HI होता, और ये किसकी बात कर रहा है? स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें मिलता है हमें? सारे हाइड्रोजन हैलाइड में सिर्फ HF ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। HCl में नहीं होता है, HBr में नहीं होता है, HI में नहीं होता है। तो आंसर क्या आ गया आपका? HF। पिछली क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो F, और ये इस तरह से H बॉन्डिंग जिगजैग टाइप का स्ट्रक्चर है इसका। यहाँ पर हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, ये H, और ये फ्लोरीन। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है ना? अब आगे देखो अगला सवाल। फॉर द रिएक्शन H2PO2, ये रिएक्शन दिया हुआ है, द रेट एक्सप्रेशन दिया। देखो यहाँ पर क्या है? ये रेट एक्सप्रेशन है, यानी कि इसके लिए जो रेट है बेसिकली वो क्या है? के, जो रेट दिया हुआ है वो क्या दे रहा है? ये रेट के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2PO2 माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस स्क्वायर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू H2PO2 माइनस क्या है? 1 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू OH माइनस क्या है? सेकंड ऑर्डर। अब वो क्या कर रहा है? इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2PO2 माइनस इज डबल, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन डबल कर देते तो रेट भी क्या होगा? डबल हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में अगर हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें तो रेट भी क्या हो जाएगा? उसका डबल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका? सी आंसर हो। और देखो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये पीएच का क्या है बेसिकली, कि पीएच का जो है ये NaCN इसकी रियर साइड से अटैक कर रहा है। रियर साइड से अटैक करेगा तो एंटी एडिशन होगा एसीटोन में, मतलब सॉरी एंटी सब्स्टिट्यूशन है। SN2 रिएक्शन होगी। SN2 रिएक्शन के लिए अगर मतलब थोड़ा लंबा होगा तो इसमें आप देख लेना कि इसका देखो कन्फिगरेशन चेंज कर दिया है यहाँ पर। इस वाले ऑप्शन में ऊपर वाले का भी कन्फिगरेशन चेंज है, यहाँ CN माइनस अपोजिट साइड से आ रहा है। ठीक है ना? इस वाले केस में भी इसका कन्फिगरेशन चेंज है, तो आप चेक कर लेना एक बार, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना? सिंपली SN2 रिएक्शन है, दोनों का कन्फिगरेशन मतलब दो कायरल सेंटर है और दोनों का कन्फिगरेशन चेंज कर दिया है। ठीक है ना? तो ये चेक कर लेना आप। ये क्वेश्चन हो गया। अगले वाला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग। अब देखो ये भी उसी तरह का रिएक्शन है। इसमें भी, इस वाले केस में भी क्या है कि 2S3R 2 क्लोरोब्यूटेन है। ये ब्यूटेन हो गया, मान लो कि ये एमी और यहाँ पर एमी,
अब अगर ये सेकंड कार्बन है और टू क्या है, यहाँ पर 2s है, तो 2s के लिए क्या करेंगे, हम Cl को यहाँ लगा दें, ये H, तो इस वाले कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा हो गया, S हो गया। अब ये वाला जो फिनाइल ग्रुप है वो क्या है, आर कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि फिनाइल को यहाँ लगाएंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ये हो गया, तो पीएच हमको कहाँ पे लगाना पड़ेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ये पूरा ये यहाँ पर आ जाएगा, और पीएच यहाँ लगा देंगे तो उसकी सेकंड प्रायोरिटी रहेगी, ठीक है ना, इसकी पूरे की फर्स्ट प्रायोरिटी, और पीएच यहाँ लगा दिया तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये एच, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2s 3r। अब इसका क्या करोगे आप, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन बना लोगे, एम ई और ये Cl है, ये यहाँ पर H के जस्ट पीछे क्या है, ये H है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है, ये pH। अब 180 डिग्री एंगल से रोटेट करेंगे, तो इस तरह से इसमें एलिमिनेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जेड प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, Z2 फिनाइल 2 ब्यूटीन। इस तरह से आप चेक कर लेना, क्योंकि एलिमिनेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली पहले उनके कन्फिगरेशन बनाने पड़ेंगे, कन्फॉर्मेशन सॉरी, इसके हमें क्या कन्वर्ट करने पड़ेंगे, पहले हमें कन्फॉर्मेशंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो इसमें ये क्या कर रहा था, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसी तरह का सवाल मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। ये किस तरह का है क्वेश्चन, फेवरोवस्की टाइप का, फेवरोवस्की टाइप रीअरेंजमेंट है, तो ये NaOMe है, ये यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर करेगा, तो इस पर क्या बना देगा, ये कार्बन है CO, और ये 2 मिथाइल, और एक ये Br, ये CH- Br हो जाएगा, ये इस पे अटैक करेगा, तो हमें साइक्लिक ये वाला मिला C, और 2 मिथाइल ये यहाँ पर है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है, अब ये Br लगा हुआ है, इस पर क्या हो रहा है, ये MEO- अटैक करेगा, कहाँ पर, इस पर ही अटैक करेगा, तो ये वाला जो बॉन्ड ब्रेक है वो इस साइड में ब्रेक हुआ, तो ये मिला, इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, और ये CH- Br हो जाएगा, और ये क्या हो गया, अब COOMe, ये इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो Br यहाँ से बाहर हो गया, तो क्या मिला, डबल बॉन्ड CH- COOMe, ठीक है ना। अब आप चेक कर लो कौन से वाला मैच कर रहा है, तो आंसर सी मैच कर रहा है यहाँ, ये क्लियर, इसमें आंसर सी मैच कर रहा है। अगले वाला सवाल देखते हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ इनॉल डेरिवेटिव, यानी कि इनॉल डेरिवेटिव मान लो इसको ले लिया, तो इसका जो ये किस तरह से रिएक्ट कर रहा है बेंजल्डिहाइड के साथ, ये एज ए कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह से रिएक्ट करेगा, तो ये हमारे पास में OET, यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, मतलब सारे केस में कार्बन पर ही नेगेटिव चार्ज है, ये इसका लोन पेयर सिलिकॉन की d ऑर्बिटल में भी पार्शियल बॉन्डिंग करेगा, ये क्लियर, इसका जो नेगेटिव चार्ज मतलब ऐसा ही, और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो कंप्लीट आयनिक नहीं है, जैसा कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन और Li के बीच में बॉन्ड कैसा है, कंप्लीटली आयनिक है, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, ये फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, और सेकंड, सेकंड की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, क्योंकि सेकंड की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, सबसे कम है, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे सबसे कम आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्गर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 1 सबसे ज्यादा, फिर 3, फिर 2, 1 3 2, ये आ गया आपका आंसर, ये क्लियर टू एवरीबॉडी। इसके बाद देखो अब नेक्स्ट सवाल, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ज्योमेट्री। अब देखो BH2 पॉजिटिव है, BH2 पॉजिटिव कैसे आया, BH3 से आया है, BH3 में से एक H पॉजिटिव, एक H- निकल गया, तो इसका लोन पेयर तो है नहीं, पॉजिटिव चार्ज आ गया और H-। अब बॉन्ड पेयर कितने बचे इसके पास, 2 बचे, NH2 पॉजिटिव में भी क्या है, उसी तरह से ये H
ये H, ये H, एक लोन पेयर, एक H यहाँ से बाहर कर दिया तो कितने बचे यहाँ पर? सम, दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp। sp की ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। और sp2 की ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। तो BH2 पॉजिटिव इज लीनियर एंड NH2 पॉजिटिव इज ट्राइगोनल प्लेनर। ये आंसर बी आ गया सिंपली। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? देखो, बहुत बेसिक टाइप के सवाल हैं और ऑप्शन इतने ज्यादा नजदीक है एक दूसरे के कि वो कंफ्यूजन टाइप का क्रिएट करते हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल। ये क्या कह रहा है? रिएक्शन ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। ये 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। अब इसमें ये देख लो कि देखो इसमें क्या है कि SNAR रिएक्शन हो सकता है क्योंकि फ्लोरीन लीविंग ग्रुप है और दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो हाइड्रोजन की रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो ये क्या बना देगा? 2,4, 2,4 नाइट्रो। इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज NO2 और इसके एक NO2 यहाँ पर है, सॉरी, ठीक है ना? ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इरेजर को ठीक है ना? अब आप देखो कि ये क्या हो गया? 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन यानी ब्रेडिश रिएजेंट। तो ये क्या करता है? इसका जो कलर होता है वो कैसा रहता है? ऑरेंज सॉलिड होता है। ये कैसा रहता है? ऑरेंज सॉलिड। ये कंपाउंड एक्स हो गया। और ये किसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है? एल्डिहाइड या कीटोन के लिए। तो क्या कर रहा है? यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप जी। तो देखो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप जी है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करेगा ये। तो दो ऑप्शन में, मतलब पहला तो यही हो गया 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन हो गया, सॉरी ये हाइड्रोजन है। तो ये एल्डिहाइड के साथ क्या बना देगा? हाइड्रोजन, जो कि येलो पीपीटी देता है, क्रिस्टलाइन येलो पीपीटी। तो आंसर क्या आ गया आपका? बी आ गया सिंपली। सब सारे के सारे क्वेश्चन देखो जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर के ही है, लेकिन देखने में ये लग रहा है पता नहीं क्या है। आगे देखो नेक्स्ट वन। ये क्या कर रहा था? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन दे रहा है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू -2.303 RT इंटू लॉग KC हो गया। और किसकी वैल्यू पूछ रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC की वैल्यू पूछ रहा है। डेल्टा जी नोट कितना दिया हुआ है? देख लो 25 चेंज फॉर द रिएक्शन 2500 केल्विन पर ये दे रहा है। इसकी वैल्यू डेल्टा जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 118 इंटू 10 पावर 3। ऑलवेज किलो जूल को हमेशा जूल में कन्वर्ट करो। बराबर आ जाएगा -2.303। आर की वैल्यू दी हुई है 8.314 इंटू T 2500। लॉग के सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इसको जो कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ पर लॉग की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन आपको सवालों में लॉग की वैल्यू दी हुई रहेगी, ठीक है ना? तो केसी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करने पर आ जाएगा आपका आंसर। देख लेना, चेक कर लेना, 3.42 इंटू 10 पावर -3। आंसर सी मिल जाएगा आप। इज दैट क्लियर? वैसे भी देख लो कि रिएक्शन क्या हो रहा है? H2O का डिसोसिएशन हो रहा है। तो रिएक्शन क्या है कि बहुत हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस वाले रिएक्शन के लिए क्या रहेगा? वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा रहेगा। H2 और O2 की रिएक्शन
स्पॉन्टेनियस होती है, एक बार बस ट्रिगर करना है हमको। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कैसी रहेगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो रिएक्शन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो ऑब्वियसली उसके लिए केसी की वैल्यू क्या है, बहुत बहुत कम रहेगी। ऑलरेडी क्या आ रही है 3.42 इंटू 10⁻³ अब देखो नेक्स्ट सवाल, अगला क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन दैट फेवर द फॉर्मेशन। अब देखो ये क्या है कि ये यहाँ पर अटैक कर रहा है, इस पे जो अटैक करेगा ये ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन कह सकते हैं। तो कौन इजीली बाहर चला जाएगा, यहाँ से कौन इजीली बाहर जाएगा, जो वीकर बेस होगा इसके कंपैरिजन में। तो पहले वाले केस में मतलब ये ओ आर के रूप में बाहर जा रहा है सपोज, और ये पी एच ओ के रूप में। तो पी एच ओ माइनस इज द वीकर बेस देन आर ओ माइनस, तो ये रिएक्शन फेवर करेगी। इसी तरह से यहाँ पर ये अटैक करेगा, तो ये वीकर बेस है एज कंपेयर टू एन एच माइनस, तो ये भी रिएक्शन क्या फेवरेबल है, ये नहीं है फेवरेबल, ये भी फेवरेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ भी क्या होगा कि ये एन एच माइनस के रूप में बाहर जाएगा जो स्ट्रॉन्गर बेस है एज कंपेयर टू वाटर या ओ एच माइनस के कंपेरिजन में। यहाँ भी क्या है कि ये एन एच माइनस स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू सी एल माइनस, तो इसकी लिविंग टेंडेंसी क्या है, बहुत कम है। वीकर द बेस बेटर विल बी अ लिविंग ग्रुप, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा उतना ही पुअर लिविंग ग्रुप होगा। तो सिंपली हमें यहाँ पे लिविंग टेंडेंसी देखना है। तो ये दोनों रिएक्शन फेवरेबल है, ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, अमंग द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। तो मेलोनिक एसिड दे रहा है, तो मेलोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH2COH एंड CH2COH। सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं एज कम्पेयर टू द मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका जो पीके होगा, दिस pK 1 मान लिया, और एसिटिक एसिड का पीके मतलब ये वीकर एसिड, तो इसका पीके क्या हो जाएगा, कम होगा, क्योंकि पीके बराबर किसके, माइनस लॉग ऑफ के। तो जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड उसका पीके वैल्यू उतना ही कम। तो ऑप्शन चेक कर लो, द फर्स्ट पीके ऑफ मेलोनिक एसिड इज लोअर देन पीके ऑफ एसिटिक एसिड, ये वाली बात क्लियर है। व्हाइल सेकंड पीके इज हायर देन, ये भी वाली बात क्लियर है, ठीक है ना। क्योंकि एक बार अगर इसने प्रोटॉन लूज कर दिया तब ये वीकर एसिड हो गया, CO माइनस एंड COH, इसमें H बॉन्डिंग भी हो सकता है। तो सेकंड जो पीके होगा वो एसिटिक एसिड से इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। आंसर क्या आ गया आपका, सिंपली फर्स्ट आंसर आ गया। आगे देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, द कंपाउंड दैट पार्टिसिपेट इन डायल सेल्डर। तो डायल सेल्डर में देखो ये पार्टिसिपेट करेगा, और किसके साथ करा रहा है, मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है कि ये है हमारे पास में CH डबल बॉन्ड दिस। अब मान लो कि ये हमारे पास में इस तरह का कोई भी डाइड है, उसके साथ में डायल सेल्डर दे देता है, 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। तो ये बना क्या, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड इस वाले कंपाउंड के साथ। तो इस तरह का स्ट्रक्चर इसके पास भी है, इसके पास भी है, ये एंटी पोजीशन है, ये नहीं है। और ये यहाँ पर NH2 क्या बेसिकली इसी एनहाइड्राइड के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा इंस्टेड ऑफ डायल सेल्डर, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया आपका, A एंड B आंसर आ गया। आंसर क्या हो गया, A एंड B, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखो आगे क्या कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग सुटेबल रूट फॉर द कन्वर्जन ऑफ बेंजल्डिहाइड टू एसीटोफिनॉल। एसीटोफिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए बेंजल्डिहाइड को हमें कन्वर्ट करना है एसीटोफिनॉल में। तो बेस्ट सूटेबल रूट पूछ रहा है COCH3। अब आप देखो फर्स्ट केस में तो क्या फिडल क्राफ्ट बेंजल्डिहाइड फिडल क्राफ्ट देगा ही नहीं, और फिर अगर फिडल क्राफ्ट देता भी है मान लो, तो एक COCH3 और अलग से आएगा इसमें, ये तो रहेगा नहीं। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। सिमिलरली ये वाला देख ले, ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, मतलब सॉरी ये वाला ऑप्शन हो सकता है, बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। बी वाले केस में क्या है कि इस तरह का ये पहले
रिएक्शन करेगा, यहाँ पर ये एस एस और क्या है ये CH2, मतलब इस तरह का कंपाउंड बनाएगा। अब इसकी Ni इसके साथ जो रिएक्शन करेंगे तो वो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर करेगा और MEI के साथ में रिएक्शन करेगा, तब क्या बना देगा ये, सॉरी C-, और ये क्या है S है दिस। अब ये जो माइनस चार्ज है, ये जो माइनस वाला चार्ज है, तो क्लियर लिख दूं कि ये यहाँ पर क्या है, माइनस चार्ज C-। अब ये MEI के साथ में रिएक्शन कर जाएगा तो एक मिथाइल ग्रुप आएगा और इसका हाइड्रोलिसिस करने पर दो सल्फर यहाँ से बाहर जाएंगे, HgCl2 सल्फर को बाहर कर देगा HgS के रूप में, मर्क्यूरिक सल्फाइड के रूप में, और हाइड्रोलिसिस से दो OH आएंगे तो वो कीटोन बना देगा। तो ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट है और ये वाला बी एंड डी, ठीक है ना। तो इस तरह के मैंने कई सारे सवाल लिए हुए हैं जो मल्टी करेक्ट आंसर वाले हैं, उससे क्या आपका और कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। The reasons for the lower stability of Si2S6 compared to C2S6 is are, देखो सिलिकॉन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इसका कोई लेना देना नहीं है। SI बॉन्ड जो होता है वो वीकर होता है CC बॉन्ड से, इसलिए Si2S6 इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू, मतलब चीलेशन, सॉरी चीलेशन नहीं, कैटिनेशन। जो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज होती है कार्बन की, कार्बन फैमिली में वो सबसे ज्यादा होती है, यानी सारे जितने भी एलिमेंट हैं सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन की है ड्यू टू द वेरी स्ट्रॉन्गर CC बॉन्ड। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है कि SiH बॉन्ड इज वीकर देन CH बॉन्ड, और ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है द प्रेजेंस ऑफ लो लाइंग d ऑर्बिटल्स इन सिलिकॉन, सिलिकॉन में d ऑर्बिटल रहता है और उसमें d ऑर्बिटल नहीं रहता है, जिसके कारण बॉन्डिंग कैसी हो जाती है, वीकर हो जाती है। नेक्स्ट सवाल, द कन्वर्जन ऑफ ICl टू ICl पॉजिटिव। तो ये हमारे पास में क्या ICl, ये ICl का स्ट्रक्चर हो गया। अब ये देखो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वैसे ये सिलेबस का नहीं है, ठीक है ना, फिर भी आप देख लो इस तरह का कुछ, इसके यहाँ पे कोई दूसरा लोअर एलिमेंट दे सकता है, जैसे F2 मॉलिक्यूल है हमारे पास में, तो ये क्या कह रहा है ICl टू ICl पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज आने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आयोडीन से ही ये इलेक्ट्रॉन एक जाएगा, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। और वो कौन सी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, इसमें रहेगा एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग पाई में, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट। एंड इंक्रीज इन द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर ऑब्वियसली एंटी बॉन्डिंग से निकल रहा है, पहले 1.0 बॉन्ड ऑर्डर था, अभी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। द फॉर्मेशन ऑफ ए पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, पैरामैग्नेटिक बनेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा, अनपेयर्ड रहेगा। द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोकलाइज प्रीडोमिनेंटली ऑन CL से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, किससे निकलेगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आयोडीन से निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारे पास वो A, B एंड C तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का इंटीजर टाइप के बहुत पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे आगे भी। कौन कौन इसमें एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है ड्यू टू द टब शेप, ये वाला नॉन एरोमेटिक sp3 कार्बन, ये पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर 6, तो ये एरोमेटिक हुआ। ये एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये क्या है कि क्या प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं रहता है, ये वाला H, ये एंटीपोज, तो ये दोनों हाइड्रोजन में क्या है कि रिपल्शन रहता है, जिसके कारण स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर, उसके कारण ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है, एरोमेटिक नहीं रहता है। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 6,
ठीक है ना। तो ये एरोमेटिक हुआ, फ्यूरेन इज ऑल्सो एरोमेटिक, ये एरोमेटिक होने का कोई मतलब नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक, ये वाला भी एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक और ये वाला एरोमेटिक। इसमें ये वाला कार्बन sp3 है, ये भी sp3, तो ये नॉन एरोमेटिक। अब आप चेक कर लो कि कौन कौन से एरोमेटिक है। क्या पहला वाला कौन सा हुआ, ये एक, उसके बाद दो, तीन, आगे आते हैं चार, पांच, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर 5 आ गया यहाँ। ठीक है ना, इस तरह का सवाल। आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। तो एच बी आर का देखो, एच पॉजिटिव कहाँ पे अटैक करेगा, ऑब्वियसली वो इस बीच वाले कार्बन पे अटैक करेगा, जिससे कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, पॉजिटिव चार्ज विल अंडरगो डीलोकलाइजेशन विद बेंजीन, बेंजीन क्या करेगा, यहाँ चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। तो ये यहाँ पर एच आया, ये डबल बॉन्ड सी एच टू, और इस पर फिर बी आर माइनस अटैक करेगा, कहाँ पे, यहाँ पे आके अटैक करेगा। तो क्या मिलेगा हमें, पी एच सी एच बी आर सी एच टू। अब इसमें क्या हुआ, एक कायरल सेंटर जनरेट हो गया, ये वाला क्या है, कायरल सेंटर जनरेट हुआ। तो इसके कितने आइसोमर्स आ जाएंगे, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर्स की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, दो। इसके कारण होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, ये सिमेट्रिकल हो गए। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देख लो। द रिएक्शन ऑफ 122 ग्राम ऑफ बेंजल्डिहाइड विद 108 ग्राम ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट सवाल। बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H6O, 12 7 84 प्लस ऑक्सीजन 16 हो गया और 6 हाइड्रोजन, तो ये 90, तो कितना हो गया ये 106। यानी कि इसका जो अमाउंट दिया हुआ है 122 ग्राम, वो 106 से ज्यादा है, यानी एक मोल से ज्यादा है। वही फिनाइल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये, और ये देख लो, ये कितना हो जाएगा, 72 प्लस 28 प्लस नाइट्रोजन, दो हो गया, हाइड्रोजन कितना, तीन, पांच, आठ हाइड्रोजन आ गया, तो कितना हो गया, 18, और ये 108 आ गया, यानी कि इसका 1 मोल दिया है। फिनाइल हाइड्रोजन की इसके साथ में रिएक्शन हो रही है, यानी कि इसके मोल ज्यादा है, इसका मोल कम है। क्लियर, तो इसके एक मोल से इसका भी एक मोल बनना चाहिए, और एक मोल का जो मॉलिक्यूलर वेट है जो दिया हुआ है अमाउंट, उससे ज्यादा आ रहा है यहाँ पर। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा इसका, ये देख लो कि परसेंटेज क्या आ जाएगा, परसेंट यील्ड ऑफ द रिएक्शन, यानी यील्ड ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, कि जितना वेट हमको मिल रहा है, वेट ऑब्जर्व अपॉन वेट थियोरेटिकल इनटू 100, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंट यील्ड विल, वेट ऑब्जर्व कितना हो रहा है 157, और मिलना कितना चाहिए, कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है ना, या मैं कर ही दूं, या आप लोग कर लेना, सिंपल है कि 6 और 6 12, यानी कि 144 तो ये हो गए मॉलिक्यूलर वेट, द एटॉमिक वेट ऑफ 12 कार्बन का, एक कार्बन और है तो इसका और 12 आ गया। आगे नाइट्रोजन दो है तो 28 आ गया, और हाइड्रोजन कितने, पांच, यहाँ पांच, 10, और ये दो, 12, 12 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया, 8 2 10 6 16, और चार और एक पांच, सात और एक आठ और एक ये 9, ये सॉरी 196 हो गया, 196, ठीक है। और आ कितना रहा है, 157, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार।
या मैं आंसर ही बता दूं आपको? का जो आंसर है इंटीजर वाला सवाल है। ये रहा। ठीक है ना? तो इसका आंसर आ रहा है 80। ठीक है ना? तो ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 80%। ये 157 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना था, 196। या और मैं इस पर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके चेक कर लेता हूँ एक बार। तो ये देखो कितना हो गया, 157 इंटू 100, 100 आ गया डिवाइडेड बाई 196, तो ये 80.1 आ गया। तो एग्जैक्टली हम लिख सकते हैं इसको क्या, 80%। ठीक है ना? तो इस तरह का इंटीजर टाइप का सवाल देखो परसेंट यील्ड पे अभी पूछना शुरू किया है। एडवांस में तो बहुत पूछ रहा है आजकल। आगे देखो, नेक्स्ट सवाल मेंस में ही पूछता है। द बीवी बॉन्ड ऑर्डर, तो ये सिंपली क्या है कि सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 10 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे, सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, तो कितने हो गए इसके बाद, सिग्मा 2pz 2। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एन बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाई टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो कितना हो गया ये, 6 - 4, 6 - 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 1 आ गया। आंसर क्या आ गया इसके लिए यहाँ पर, आंसर 1 हो गया सिंपली। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सीओ, तो सीओ का देखो यहाँ पर कितना है, दो पॉजिटिव चार्ज और कन्फिग्रेशन कितना होता है कोबाल्ट का, यानी 27 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3d7 4s2। अब पॉजिटिव आने के लिए क्या हो जाएगा, ये 3d7 4s0, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। तो क्या हुआ, कन्फिग्रेशन डी ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 का मतलब कि कितने अनपेयर्ड रहेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे यहाँ पर, ये तो दो, और दो 4 इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड रहे, 3 अनपेयर्ड रहेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ, आंसर क्या हो गया इसका, आंसर आ गया आपका क्या, ये 3। ये क्लियर, 3 आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहाँ पर यही वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है ना? ये वाले क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। पॉइंट के बाद, इसके बाद डिजिट के बाद जितने भी जीरो हो वो सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर क्या आ गया, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 आंसर आ गया। सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो केमिस्ट्री में भी पूछता है और फिजिक्स में भी पूछता है। आफ्टर दिस नेक्स्ट वन, अगला सवाल है हमारे पास, द स्टेडी करंट 1.25 एम्पियर, और ये फैराडेज लॉ वाला पार्ट है। ठीक है ना? एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर 1.5 आर यूजिंग अ 12 वाट बैटरी, 12 वाट का बैटरी यूज कर रहे हैं, और उससे करंट कितना मिल रहा है हमें, 1.25, और कितने घंटे तक पास कराया, 1.5। द टोटल चार्ज, कितना चार्ज, तो देखो डायरेक्टली क्या है कि Q इक्वल्स टू क्या हो गया, आई टी की, Q इक्वल्स टू क्या हो गया, आई टी, यानी Q इक्वल्स टू आई इंटू टी, या Q इक्वल्स टू एनी भी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में पूछे तो। और जो
12 वाट का जो बैटरी दिया है वो उसका कोई यूज नहीं है इस वाले में, बस वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। कुछ बच्चे सोचे ये 12 दिया तो इसका भी कुछ यूज हो रहा होगा, ऐसा नहीं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर, आई की वैल्यू कितनी है 1.25 एम्पियर इंटू टी की वैल्यू कितनी है 1.5। तो ये देखते हैं कि Q इक्वल्स टू क्या हो गया, I इंटू टी। आई की वैल्यू 1.25, टी की वैल्यू 1.5 इंटू 60 इंटू यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ऊपर थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, और चेक करके बता देता हूँ मैं आंसर यहाँ पर। ऑप्शन है इसमें, तो ये आंसर आ रहा है बेटा 6750, ठीक है ना। दिस इज 6750 इज द आंसर, ठीक है। तो ये मैंने कुछ सवाल डिस्कस किए, बाकी के सवाल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इनको एक बार और खुद से सॉल्व कर लेना, जिनको ये पूरा इसका पीडीएफ चाहिए वो मैं भेज दूंगा, आप मेरे को मैसेज कर देना। चलो, जय हिंद, जय भारत।